हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को स्टार्ट करवा दिया गया था। इससे पहले के जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, हमने वहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक को कंप्लीट कर लिया है। आज का सेक्शन आपका स्टार्ट होगा सेक्शन 6 से, जो रिलेट करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, किस प्रकार के ऑफेंडर्स की बात हो रही है? यहाँ पर ऐसे ऑफेंडर की बात हो रही है जिसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो आजीवन कारावास से दंडित नहीं है। उस अपराधी की जो उम्र है वो कितनी है? 21 ईयर्स से बिलो है, अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है। उसके इम्प्रिजनमेंट पर रेस्ट्रिक्शन की बात करता है सेक्शन 6। लेकिन कुछ कंडीशन में कोर्ट को पावर दी गई है कि वो ऐसे अपराधी को यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 रीड करो। When any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offence punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, यही बताया था अभी। The court by which the person is found guilty shall not sentence to him to imprisonment, वो ऐसे अपराधी को जिसकी उम्र 21 साल से कम की है, जिसने जो अपराध किया है वो आजीवन कारावास दंडित नहीं है, उसके अलावा है। shall not sentence him to imprisonment unless, अब जनरल स्पीकिंग क्या बात हो रही है यहाँ पर? सेक्शन 6 के तहत रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है इम्प्रिजनमेंट पे। उस ऑफेंडर के इम्प्रिजनमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है जो कि 21 ईयर्स से बिलो है, अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है, जिसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो आजीवन कारावास से दंडित अपराध नहीं करा गया है। लेकिन सबसे पहले कोर्ट यहाँ पर इस संबंध में क्या ध्यान रखेगा? कोर्ट यहाँ पर इस संबंध में जो केस है जिसमें उसने अपराध किया था उसकी सर्कमस्टांसेस क्या रही थी, उसके अपराध का ऑफेंस जो उसने करा था उसका नेचर क्या रहा है, उस ऑफेंडर का करेक्टर क्या रहा है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। एंड इफ द कोर्ट पास एनी सेंटेंस, और तब कोर्ट जो है अगर चाहे, मैंने शुरू में भी कहा था आपसे, अगर कोर्ट चाहे तो उस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, पर ऐसा करते समय कोर्ट अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा। अब वह कंप्लीट रीड कर लो। और एक बात और, इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विथ हिम अंडर सेक्शन 3 और 4। यहाँ पे ये है सेक्शन 3 और 4 से डील नहीं कर रहा है। अब एक बार कंप्लीट इसको रीड करो, रीड कर लोगे तो भी समझ जाओगे इस संबंध में। सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज की बात कर रहा है। When any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offence punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence to him imprisonment unless it is satisfied that, वो कंडीशन बताई गई है इस संबंध में। और जब भी कोर्ट इम्प्रिजनमेंट देगा ऑफेंडर को ऐसी कंडीशन में, अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा। इसी के साथ में लेकिन इसमें एक बात याद रखना, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बताता है इस संबंध में? वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर इस मामले में प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा कोई रिपोर्ट लाई गई है तो उस रिपोर्ट को भी इस संबंध में कंसीडर अवश्य किया जाएगा। और कोई भी अगर अदर इंफॉर्मेशन आ रही है जो ऑफेंडर के करेक्टर से, उसके फिजिकल मेंटल कंडीशन से रिगार्ड करती है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइड इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और 4 विथ एन ऑफेंडर रेफर टू इन सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल कॉल अ रिपोर्ट फ्रॉम प्रोबेशन ऑफिसर एंड कंसिडर द रिपोर्ट इफ एनी and the any other information available to it relating to the character, physical and mental condition of the offender। उन दोनों रिपोर्ट्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब एक बात याद रखना, जो रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा लाई जाती है वो कैसी मानी जाएगी? वो कॉन्फिडेंशियल मानी जाएगी। कहाँ बताया गया है? सेक्शन 7 में बताया गया है। और एक बात और इसमें नोट कर लेना, प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। अभी तक आपने इसके रिलेटेड 2 सेक्शन पढ़े हैं जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है। और वो कौन से 2 सेक्शन आपने पढ़े हैं बताइए जरा मुझे। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2, जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा, देख लीजिए ये लिखा है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2, जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है।
और वो रिपोर्ट कैसी मानी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल मानी जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो उस रिपोर्ट से संबंधित जो सब्सटेंस है उन्हें ऑफेंडर को बताया जा सकता है। अब इस संबंध में इसको रीड कर लीजिए। द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, जो रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की, जो कि रिलेट करती है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 से, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 से रिलेट करती है, कैसी होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी, बशर्ते कि कोर्ट में, कोर्ट को पावर है, कोर्ट में इफ इट सो थिंग्स फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ द ऑफेंडर एंड मे गिव हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोसीडिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट टू द मैटर स्टेट इन द रिपोर्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाएगी वो कैसी होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी। कहाँ बताया गया है, सेक्शन 7 में बताया गया है। इस संबंध में प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो कौन से सेक्शन में दी जाएगी, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में दी गई है, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में दी गई है। और वो रिपोर्ट कैसी मानी जाएगी, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट यहाँ पर इस संबंध में कॉन्फिडेंशियल मानी जाएगी। जो बॉन्ड यहाँ पर उसके द्वारा भरा जाता है, ऑफेंडर के द्वारा जो बॉन्ड भरा जाता है, उसमें जो कंडीशन बताई जाती हैं, क्या उन कंडीशन में वेरिएंस किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उसके ही रिगार्डिंग बताया गया है सेक्शन 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन की। सेक्शन 8 यहाँ पे बात करता है कि जो बॉन्ड के अंतर्गत कंडीशन लिखी होती हैं क्या उनमें वेरिएंस किया जा सकता है। तो आपको याद होना रखना चाहिए कि जब प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन लगाई जा रही है कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना ऑफेंडर के हित में है या पब्लिक इंटरेस्ट में है, तब उनके द्वारा जो बॉन्ड में ड्यूरेशन का पीरियड होता है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये वाली बात हम जानते हैं इस बात को कि प्रोबेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम पीरियड 3 साल होता है, मतलब 3 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। इस अवधि में इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है इस संबंध में इसे। अब इसकी पूरी प्रोसेस हम जानेंगे सेक्शन 8 के अंतर्गत। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 रीड करो पहले यहाँ पर। इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, यही बताया था अभी, एनी कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 in respect of offender is of opinion that interest of the offender and the public it is expedient or necessary to vary the condition of any bond enter into the by offender, it may at any time during the period when the bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration, however that it shall not exceed 3 years from the date of the original order or by altering the condition thereof by inserting additional condition therein। यही सब बातें मैंने अभी आपको बताई थी, सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं। अब इसको और अच्छे से समझो। जब यहाँ पर अब समझना फिर से, सेक्शन 8 क्या बात करता है, जो प्रोबेशन कंडीशंस थी उनको वेरिएंस करने की बात करता है। यहाँ पर जब कोर्ट के सामने प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन आती है इस संबंध में, कोर्ट को ऐसा लगता है इसमें कि ऐसा करना ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है या पब्लिक इंटरेस्ट में है, तब उनके द्वारा उस बॉन्ड की कंडीशन में वेरिएंस किया जा सकता है। जो बॉन्ड की जो कंडीशंस हैं उसकी जो ड्यूरेशन पीरियड है, जो ड्यूरेशन वाली कंडीशन है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं की जा सकती है। अब जब कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का वेरिएशन किया जाएगा तो इस प्रकार का वेरिएशन करने से पहले, या फिर यूँ कह लीजिए कोर्ट इस प्रकार का वेरिएशन तब तक नहीं करेगा जब तक पहले वो यहाँ पर ऑफेंडर को और श्योरिटी अगर कोई है इस संबंध में उसको सुनवाई का मौका नहीं दे देता है। तो इस प्रकार का वेरिएशन करने से पहले प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड श्योरिटी मेंशन इन द बॉन्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। पहले उनको एक बार मौका दिया जाएगा अपनी बात को रखने का, उसके बाद ही इस प्रकार का वेरिएशन एप्लीकेबल किया जाएगा। अब एक बात याद रखना, पूरी प्रोसेस अब समझना इसकी सबसेक्शन 2 में बताई गई है। क्या कही गई है प्रोसेस वो समझो। इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज्ड, अभी हमने क्या रीड करा यहाँ पर, इस प्रकार का वेरिएशन, किस प्रकार का वेरिएशन की बात हो रही है, जो ड्यूरेशन अवधि लिखी गई थी बॉन्ड में उसे कम या ज़्यादा करने की बात की जा रही है। इस प्रकार का चेंज वहाँ पर कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाएगी श्योरिटी को और ऑफेंडर को इस संबंध में। अब एक बात यहाँ पर याद रखना, जो श्योरिटी है इस संबंध में, अगर वो इस वेरिएशन को जो बताया गया है उसको स्वीकार करने से मना कर रहा है, उस पर अपनी वो सहमति नहीं दे रहा है इस प्रकार के वेरिएशन पर, अगर श्योरिटी, इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज्ड टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1
अब क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ पर इस संबंध में, अगर श्योरिटी इस प्रकार के वेरिएशन पर जो प्रपोज करा गया है इस संबंध में सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उसको मना कर रहा है, उस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑफेंडर से कहेगी कि आप एक फ्रेश बॉन्ड बनाकर लाइए। और फिर क्या होगा, अगर ऑफेंडर इस बात को एप्लीकेबल नहीं करता है, अगर ऑफेंडर इस बात को रिफ्यूज कर देता है, फिर क्या होगा इस संबंध में, अब इसके विषय में बात करते हैं। इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट to any variation proposed to be made under subsection 1, the court may require offender to enter into a fresh bond. If offender refuse or fail to do, अब offender ने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या होगा, तो कोर्ट यहाँ पे उस ऑफेंडर को सेंटेंस पास करेगा जिसके लिए वो गिल्टी है। तो कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वॉज फाउंड गिल्टी। अब आप इसको रीड कर लीजिए, इस संबंध में बहुत सिंपल है। सबसेक्शन 3 यहाँ पे क्या बात करता है इसमें, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेंट द कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन एक्सपेक्ट ऑफ ऑफेंडर मे इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है इसके रिगार्डिंग डेट द कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision। आपको याद होगा सुपरविजन का ऑर्डर कब पास किया जा रहा है, सेक्शन 4 के सबसेक्शन, आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जब यहाँ पर सुपरविजन का ऑर्डर पास किया जा रहा है सेक्शन 4 के अंतर्गत, और यहाँ पर अब प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पर कोर्ट को यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसे ऑफेंडर को और अधिक मात्रा में सुपरविजन में रखना कोई आवश्यक नहीं है, डिस्चार्ज द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर इनटू बाय हिम। क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं था, बहुत सिंपल लाइन है ये। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज ये होता है कि जो बॉन्ड उससे भरवाया गया था इससे ऑफेंडर से, जब उसे प्रोबेशन वगैरह पर छोड़ा जा रहा था, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, वो उन कंडीशन को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो कौन सी प्रोसेस को फुलफिल किया जाएगा, कौन से प्रोसेस को एप्लीकेबल किया जाएगा, उसी के बारे में बात करता है सेक्शन 9। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर, देखो पहले दे दिया गया प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। क्या होगा अगर ये पाया गया कि ऑफेंडर जो बॉन्ड में कंडीशन बताई गई थी उन्हें फुलफिल करने में फेल हो रहा है, तब क्या होगा। तब इस संबंध में सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 यहाँ पर ये कहता है कि या तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर या फिर किसी भी तरह से कोर्ट को अगर ये पता चलता है कि जो ऑफेंडर है उससे जो बॉन्ड भरवाया गया था, जो उसमें कंडीशन लगाई गई थी, वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब ऐसे में उस ऑफेंडर के अगेंस्ट एक वारंट जारी किया जा सकता है। कोर्ट अगर सही समझे तो इस संबंध में ऑफेंडर या श्योरिटी के अगेंस्ट सम्मन जारी कर सकता है। फिर उसके बाद पहले इतना ही रीड करते हैं सबसेक्शन 1 में क्या दे रखा है अभी। इफ द कोर्ट विच पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, प्रोबेशन पे छोड़े जाने का उसको ऑर्डर पास हुआ है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर और एनी कोर्ट विच कुड हैव डील विद द ऑफेंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस हैज रीजन टू बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर एंड अदरवाइज। उन्हें कहीं से पता चलता है या प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे उन्हें पता चलता है, क्या पता चला उन्हें, ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर इनटू बाय हिम, कि वो जो ऑफेंडर है वो फेल हो गया है जो कंडीशन लगाई गई थी बॉन्ड में उसे फुलफिल करने के लिए। अब क्या करेगा कोर्ट यहाँ पर, इट मे इशू, कोर्ट के द्वारा वारंट इशू करा जाएगा उसे अरेस्ट करने के लिए। इशू आ सम्मन, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट यहाँ इस संबंध में सम्मन भी इशू कर सकता है ऑफेंडर के लिए, उसके श्योरिटीज के लिए। If any require him or them to attend before it at such time as may be specified into summon, उससे कहा जाएगा ऑफेंडर से या श्योरिटी वगैरह जो भी होंगे उनसे, श्योरिटी से ऑफेंडर से, कि भाई जो आपको सम्मन में टाइम पर बताया गया है उस टाइम पीरियड में आप कोर्ट में उपस्थित हों। सबसेक्शन 2 क्या कहता है अब यहाँ पर, अब बात समझना। सबसेक्शन 1 में क्या था, सबसेक्शन 1 में हमने ये जाना कि जो उससे बॉन्ड भरवाया गया था प्रोबेशन पर रिलीज करे जाते समय सेक्शन 4 के अंतर्गत, उसने उस बॉन्ड में जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल नहीं करा ऑफेंडर ने। कोर्ट को ये वाली बात जब पता चली इस संबंध में तो उन्होंने एक वारंट इशू करा अगेंस्ट ऑफेंडर या फिर उन्हें सम्मन जारी करा इस संबंध में।
अब सबसेक्शन 2 ये कहता है, उसकी प्रोसेस को बताता है आगे कि जब यहाँ पर उस ऑफेंडर को कोर्ट में लाया गया या वो उपस्थित हुआ कोर्ट में, अब यहाँ पर क्या करा जाएगा, कोर्ट आगे क्या करेगी, तो कोर्ट यहाँ पर इस संबंध में आदेश दे सकती है कि जब तक ये कार्रवाई चलेगी कोर्ट की, तब तक उसे रिमांड पे, उसे कस्टडी में भेजने का आदेश दे सकती है कोर्ट इस संबंध में, या फिर उस ऑफेंडर को कोर्ट अगर चाहे तो बेल पर भी छोड़ सकती है। इसके साथ में वो उसे बॉन्ड फिल करवाएगी, जो कि श्योरिटी विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। सबसेक्शन 2 को रीड कर लीजिए। कोर्ट बिफोर विच ऑफेंडर इज ब्रॉड और अपीयर मे आइदर रिमांड, क्या कर सकती है कोर्ट अब उस संबंध में, उसे रिमांड पे भेज देगी, रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल द केस इज कंक्लूड, और इट मे ग्रांट हिम बेल विथ और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन द डेट विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग। ये काम करेगी कोर्ट यहाँ पे। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है उसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ कंडीशन ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर इनटू बाय हिम, इट मे फॉरविथ। अगर कोर्ट जो है सुनवाई के बाद में भी ये प्राप्त करता है कि जो ऑफेंडर है उसकी तरफ से जो ऑफेंडर है जो कंडीशन लगाई गई थी बॉन्ड में, उन कंडीशंस को उसने फुलफिल नहीं करा है, वो फेल हो गया है उन्हें फुलफिल करने में कंडीशंस को, तो कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर पास किया जाएगा, सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, जो उसने एक्चुअली में अपराध किया था, फिर उस अपराध के लिए उसको यहाँ पर दंडित कर दिया जाएगा। वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पर अगर या फिर ऐसा भी हो सकता है कोर्ट को लगता है कि उसने पहली बार इस प्रकार की गलती करी है, तो कोर्ट उसके ऊपर यहाँ इस संबंध में पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, जो कि 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी। वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या करेगी कोर्ट इसमें, या तो सेंटेंस पास करेगी, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा फेलियर फर्स्ट टाइम हुआ है तो फिर विदाउट प्यूजुडिस टू द कंटिन्यूअस इन द फोर्स ऑफ द बोर्ड इम्पोज अपॉन हिम अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, 50 रुपये से ज़्यादा की उस पर नॉट एक्सीडिंग, जो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी उतनी उस पर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब एक बात समझना, जो इसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है ना, जो कि 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, उस पेनल्टी को किस तरह से उससे वसूल किया जाएगा ऑफेंडर से, और क्या होगा अगर उसके द्वारा पे नहीं किया जाता है। इफ़ अ पेनल्टी इम्पोज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3, जो पेनल्टी इस पर लगाई गई थी जो कि 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं थी, अगर वो उसको पे नहीं कर पाता है इस संबंध में, तो उसे फिर क्या करा जाएगा, अगर ये पता चला कि वो 50 रुपये से ज़्यादा की जो पेनल्टी नहीं थी वो उसको पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पर जो उसका ओरिजिनल ऑफेंस है उसके लिए जो दंड है वो दंड यहाँ पर उसको फिर दे दिया जाएगा। इफ अ पेनल्टी इम्पोज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड विथ इन अ सच पीरियड, जो टाइम पर बताया गया था कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। अगर हम बात करें इस संबंध में, कई बार ये सिर्फ एमसीक्यू के पर्पज से बता रही हूँ मैं आपको, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि श्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर वो कौन से सेक्शन से रिलेट करता है। ये प्रोविज़न एज टू श्योरिटी सेक्शन 10 में बताया गया है, और किस प्रकार के श्योरिटी के प्रोविज़न इस पर अप्लाई होंगे, तो जो सीआरपीसी में बताए गए हैं श्योरिटी के प्रोविज़न वही यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। कई बार एक क्वेश्चन यह भी इसमें पूछा जाता है कि वह कौन सा सेक्शन है जो रिलेट करता है कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट इन द अपील एंड रिवीजन रिलेटेड टू प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का, वो कौन सा सेक्शन जो इससे रिलेट करता है, तो क्या आंसर आएगा, सेक्शन 11 आएगा। फिलहाल के लिए मैं अपनी क्लास अभी यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। अब इसके आगे के पोर्शन, हम इसके आगे के सेक्शंस वगैरह को हम अगले सेशन में डील करेंगे।